हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड जो कि IBSPIO के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। उसका पे स्केल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, फिर एक है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिर है एज लिमिट, कितने एज लिमिट के लोग इसमें भर सकते हैं और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं भरने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला चीज़ इसमें आ जाते हैं हम आगे, जिसमें कि ग्रुप सी की जॉब है। जैसे अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस जॉब के बारे में पूछूं तो ये ग्रुप सी की ये जॉब है जो कि नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्टेरियल जॉब है। नॉन गैजेटेड जॉब मैं अगर आपको समझाऊं तो ये वो जॉब होती है जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करना है, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और ऑर्डर आपको फॉलो करने होते हैं। और नॉन मिनिस्टेरियल है यानी इसका मंत्री ये सबसे कोई रिलेटेड नहीं है, आपका ये नॉन मिनिस्टेरियल में आता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पे स्केल में कि ये जॉब ग्रेजुएशन लेवल पे है तो इसके कितना पे करेंगे आपको। तो ये लेवल 7 का एक ऑफिसर 44,900 ग्रेड पे वाला जॉब, जो कि आपको बेसिक पे जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बेसिक पे आपको 44,900 रुपया मिलेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आप सेंट्रल एम्प्लॉय होंगे तो उसके साथ ये मिलने वाली सुविधाएं जैसे रेंट की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, उसके अलावा भी जो भी दी जाती है, न्यूज़पेपर, फ्यूल, सारी तरह की सुविधाएं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वो आपको यहाँ पे इस जॉब प्रोफाइल में देखने को मिलता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन सब के अलावा इस जॉब में एक और अलग से मेंशन किया हुआ है खासकर पे स्केल वाले सेक्शन में, जिसमें ये बताया गया है कि बेसिक पे जो कि जैसे स्टार्टिंग का 44,900 है तो उसका 20% जो 20% वो सिक्योरिटी के रूप में दिया जाएगा। कि जितना बेसिक पे बन रहा है आपके जब पे स्लिप बनेगा उसमें ये लिख करके आएगा कि ये सिक्योरिटी पे है, यानी सिक्योरिटी के रूप में ये आपको 20% हर मंथ आपका ये आ जाएगा उसमें। एक इसमें एक अलाउंस में एक एक्स्ट्रा अलाउंस जो अदर जॉब्स में नहीं मिलता है, इसमें वो देखने को मिल जाता है। अगर इसमें आप किसी छुट्टी वाले दिन जैसे संडे हो गया या फिर कुछ और हॉलीडे इसमें बेसिकली छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन आपको किसी वजह से काम करना पड़ रहा है और आप काम कर रहे हो तो आपके सैलरी के अलावा उसमें ये ऐड ऑन करके मिल जाएगा। जैसे कि आपका अगर 30 डेज का सैलरी देखे और सबसे डिवाइड करके तो जो भी बनता है पर डे का 1000, 1500, 2000 रुपये, तो वो अगर आप 2 दिन भी 3 दिन भी अगर छुट्टी वाले दिन में अगर आप काम से सही होता है तो करते हो, वो आपका ऐड ऑन करके 30 डेज का जो पीरियड होता है उसमें वो इसके अलावा ऐड करके आ जाएगा। फिर इसमें बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखने को मिलता है 1537, जो जनरल कैटेगरी में जिसको कहते हैं। फिर EWS में 442 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। तो EWS कैटेगरी वाले जिसका थोड़े कट ऑफ जनरल से थोड़े कट ऑफ कम रहते हैं तो उसे 442 सीट देखने को मिल रहा है। OBC में 946 सीट है OBC कैटेगरी में, और SC में 566 है, ST में 226, और टोटल यहाँ पर मिल करके बन रहा है 3717 सीट, जो कि काफ़ी अच्छी सीट यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि ज़्यादातर इतना इसमें सीटें आती नहीं है। इसके जॉब भी हमेशा नहीं रिलीज होते हैं का कुछ ही कभी कभी नोटिफिकेशन आता है और इतनी अच्छी वैकेंसी के साथ आ रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और वो इस एग्जाम को अगर देना चाह रहे हैं और ग्रुप सी के नॉन गेजेटेड ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं तो। फिर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल का जॉब है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे डिमांड में रहेगा ही। तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो ग्रेजुएशन से इक्विवेलेंट की डिग्री होती है 12th के बाद आपने कुछ और किया है जो ग्रेजुएशन से इक्विवेलेंट में है, वो आप किए हुए हैं तो उसके लिए भी आप क्वालिफाइड है यहाँ भरने के लिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज, तो आज के टाइम पे ये मैं पहले
हर स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ कंप्यूटर का कोई कोर्स करके रखो, क्योंकि वो अब हर क्षेत्र में अब कहीं भी कलम, कॉपी और कागज़ इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होने वाला है। हर चीज़ में डिजिटल होने वाला है। तो सो कंप्यूटर नॉलेज एज़ अ अभी मैंडेटरी नहीं किया है इन्होंने कि हाँ, कंप्यूटर नॉलेज आपको आना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी अभी ऐसी है जो गवर्नमेंट स्कूल में जब कंप्यूटर ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? 10th 11th 12th कॉलेज कर लेते हैं। लेकिन नहीं है तो नहीं सीखेंगे, इसलिए मैंडेटरी नहीं है। बट डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि वो हम डिजायर्ड करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हो और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे उसको फिलअप करेंगे कि हाँ, मेरे पास कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इस जॉब में आप पहले प्रीलिम्स जो भी इसका होगा पेपर, उसका फिर एक इंटरव्यू भी इसमें होता है। तो उसमें अगर आप कंप्यूटर नॉलेज दिखाते हैं कि हाँ, मेरे पास कंप्यूटर का डिग्री है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, अगर हमने डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है, तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है। क्वालिफिकेशन में ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एज लिमिट की बात आते हैं, तो इसमें थोड़े 4-5 चीज़ें हैं। एक तो नॉर्मल जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए है कि मीन कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो ये तो 12th में ही सबका कंप्लीट हो जाता है, तो ग्रेजुएशन तक में तो 18 होना आम बात है। फिर है ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष होना चाहिए, ये एक थोड़ा लिमिट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं ऑफिसर लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी जॉब्स होते हैं उसमें 30 वर्ष मैक्सिमम एज दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे 27 वर्ष बोला है, तो उसी तरह से होगा। और ये कैलकुलेट किया जाएगा 10 अगस्त 2025 तक। ये जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025। जैसे कि अगर आप वहाँ पर कंप्लीट करते हो कि 10 अगस्त 2025 तक अगर आपका 27 साल ही पूरा रहा है, तो आपका 27 साल पूरा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर 27 साल 1 दिन 2 दिन 27 साल से जरा भी एक्स्ट्रा हो रहा है 10 अगस्त 2025 तक, तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। आप फिर फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होगा। और अगर नहीं रिजेक्ट होगा तो सिलेक्शन टाइम पे अगर आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, तब भी आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको हटा दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर ले अपने एज के हिसाब से। बहुत सारे ऑनलाइन आते हैं एज कैलकुलेटर, जहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, और ये फाइनल डेट जो है 10 अगस्त 2025 तक, उसमें आ जाएगा कि आपका टोटल कितना एज कितना दिन आपका हुआ है। तो इस हिसाब से आप पता कर लेंगे, ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। और 18 से 27 के बीच में है तो आप आराम से भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन का बात करें, इसमें है कि आपको कुछ एज में रियायतें दी जाती है। तो इसका एज रिलैक्सेशन में पहले आ जाता है ओबीसी में। तो अगर आप जैसे कि वहाँ पे बताया कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। यानी कि मैक्सिमम एज अगर 27 दिया है, तो आप 30 साल तक अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 30 वर्ष भी अगर आपकी एज हो रही है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर एस सी एस टी का इसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर 10 अगस्त 2025 तक आप 32 साल के एज तक के हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर है जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो गया, यहाँ बात करना है कैंडिडेट, थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और आपने 3 वर्ष सर्विस किए हैं। हालांकि ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लोग वीडियोस देखते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो, और उन्होंने 3 वर्ष तक सर्विस किया है, सेंट्रल सर्विस। तो लेकिन यहाँ पर एक कुछ एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो सिविल पोस्ट पे वर्किंग रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि अगर आप एम्प्लॉय रहे हैं, क्या वो सिविल पोस्ट रहा है कि नहीं। तभी आपको यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमम एज 40 साल भी हो रहा है 10 अगस्त 2025 में, तो आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। फिर कुछ एक हमारी माता बहन जैसे कि कोई विडो है, विधवा है, डाइवोर्स वुमेन है, उनका डाइवोर्स हुआ है या जुडिशियली सेपरेटेड है, और उन्होंने अपने हस्बैंड से दोबारा उन्होंने कभी सा अपने हस्बैंड से वो सेपरेटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए था।
और दोबारा उन्होंने शादी नहीं की, तो उन्हें अनरिजर्व्ड के केस में, अगर वो जनरल कैटेगरी से वो महिला बिलोंग करती है, तो उन्हें 35 साल तक, या अगर मैक्सिमम एज 35 ईयर्स भी हो रहा है 10 अगस्त तक, तो फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। ओबीसी के केस में 38 साल है, और एससी एसटी के केस में 40 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। फिर एक सर्विसमैन आता है। ये इसमें आपको पता ही है कि कुछ लोग का सर्विस है जो टेन्योर खत्म होता है और उन्हें सर्विस से आउटडेट किया जाता है। तो वैसे लोग एक सर्विस में, उनके रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर प्रॉपरली एक गाइडलाइन दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर है 5, हाँ, कुछ एक स्पोर्ट्स मेरिटोरियस पर्सन है। जैसे कि कोई, अगर आप स्पोर्ट में एक्सेल करते हो, कोई भी स्पोर्ट आजकल, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, अदर भी कोई भी गेम्स है, उसमें अगर आप एक्सेल किए हो, पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पे 5 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पे विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बेसिकली अगर इसके पैरा में जाएंगे नोटिफिकेशन में, इसके बारे में एक मैं बता दूंगा डिटेल से। तो वहाँ पे ये बेनिफिट मिल सकता है 5 इयर्स के एज रिलैक्सेशन का। फिर इसमें अब इतना ही है। बाकी इसका जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया, एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सो थैंक यू।